यूनिट 3 द राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस। अब ये इसके स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ राइटिंग, फिर मेथड्स ऑफ राइटिंग के अंदर भी हमारे कुछ मेथड्स आते हैं जो कैसे हमें राइटिंग करनी चाहिए, तो वो उसके बारे में। फिर हमारी बिगनिंग टू राइटिंग, हमें कैसे बिगिन करना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग, फिर हमें कैसे उसको जो हमने लिखा है उसको ऑर्गेनाइज करें। फिर उसका प्रोसेस और लेट सम अप। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द राइटिंग प्रोसेस। इस यूनिट पे हम राइटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस में डिटेल करेंगे, पढ़ेंगे राइटिंग प्रोसेस के बारे में। वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ राइटिंग विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द टॉपिक। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसके क्या मेथड्स होते हैं जिसमें कि जिसके अंदर टॉपिक का आइडेंटिफाई करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना ऑन इट, एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग, और क्या पर्पस है हमारा लिखने का। व्हेन वी बिगिन राइटिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द थीसिस स्टेटमेंट। जब भी हम कोई राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम स्टार्ट करें किसी भी थीसिस स्टेटमेंट के साथ, फॉलोड बाय एन एसे मैप, या एसे मैप उसके साथ हो, एडुकेट, पैराग्राफिंग एंड इफेक्टिव इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम इसमें सब कुछ समझेंगे कि कैसे करना चाहिए। वी ऑल्सो मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस डिस्कोर्स टाइप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग योर राइटिंग। कुछ जो हमारे वेरियस डिस्कोर्स टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में अवेयर होंगे, जैसे एक्सपोर्टरी, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव। Finally, we get into the process of writing the drafts, reviewing, editing and proofreading. ये सारे हमारे इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन। If you are a student, one of the important task that you will have to perform is writing. अगर हम स्टूडेंट है तो सबसे मेन हमारा जो टास्क है परफॉर्म करना वो होता है राइटिंग। यू मे हैव टू राइट असाइनमेंट्स, हमें असाइनमेंट्स लिखने होते हैं, टर्म पेपर्स करने होते हैं, ईमेल्स, फॉर्मल लेटर्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। टू फुलफिल दीज एक्टिविटीज कम्पेटेंटली यू नीड टू बी गुड एट रिटन कम्युनिकेशन। अगर हमें ये सारी एक्टिविटीज फुलफिल करनी है या कंप्लीट करनी है तो हमें रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कॉम्पिटेंट राइटिंग इज अ डिफिकल्ट स्किल टू बी एक्वायर्ड। जो राइटिंग होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन जो कॉम्पिटेंट राइटिंग होता है वो एक डिफिकल्ट स्किल होती है एक्वायर करना। देयर आर मैनी मिथ्स अबाउट द स्किल ऑफ राइटिंग। बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं स्किल ऑफ राइटिंग को लेके। For example, people assume that good writers are born with an innate ability to write and are able to dash off a letter or a report without much effort. एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो पीपल होते हैं वो ये अज्यूम करते हैं, ये सोचते हैं कि जो अच्छे राइटर हैं, जो अच्छा लिख लेते हैं, वो जब वो जब उन्होंने जन्म लिया था वो उस एबिलिटी के साथ पहले से ही आए हैं, और उनके लिए किसी भी लेटर या रिपोर्ट को लिखना बिना एफर्ट डाले वो आराम से लिख सकते हैं। रिसर्च हैज however shown that this is not true. जो रिसर्च है वो ये बताता है कि ये चीज करेक्ट नहीं है, ये चीज ट्रू नहीं है। ऑल राइटर्स नीड टू वर्क एट देयर राइटिंग। सारे राइटर्स को अपने राइटिंग पे काम करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी अच्छे हो राइटिंग में। ऑल्दो सम मे बी मोर सक्सेसफुल एट इट देन अदर्स। और कुछ अपना वर्क करके और ज्यादा सक्सेसफुल भी बनते हैं दूसरों से। मोर ओवर, कीपिंग क्लोजली टू वर्ड लिमिट्स एंड फॉर्मेट्स इज इवन मोर डिफिकल्ट व्हाइल राइटिंग इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम किसी भी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो हमें वर्ड लिमिट या फॉर्मेट बिल्कुल लिमिट में लेके चलना पड़ता है, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए लिखना। Therefore, it is clear that writing is not a gift, but is a skill that anyone can pick up. इसलिए कहा गया है कि ये क्लियर है कि जो राइटिंग है वो गिफ्ट नहीं है, वो एक स्किल है जो कोई भी पिक कर सकता है, कोई भी अपने कर सकता है अपने लिए। by focusing not only on what you have to say and how to say it, but also by concentrating on those strategies that are most likely to help you write successfully. जो हमारा ये नहीं कि फोकस हमें ये करना है, इस पे नहीं करना है कि व्हाट यू हैव टू से, हमें क्या कहना है, इस पे करना है मतलब, और हाउ टू से इट, बट इस पे करना है कि हमें अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उन पे फोकस करना है कि हम उन्हें लिखने में कैसे सक्सेसफुल हों। नाउ लेट्स सी व्हाट अ फ्यू एक्सपीरियंस राइटर्स हैव टू से अबाउट व्हाट लीड्स टू गुड राइटिंग। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस राइटर्स हैं वो राइटिंग के बारे में क्या कहते हैं, गुड राइटिंग के बारे में क्या कहते हैं। एक्सपीरियंस राइटर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम प्लानिंग बिफोर दे अटेम्प्ट द फर्स्ट ड्राफ्ट। जो एक्सपीरियंस राइटर्स होते हैं वो अपना बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं प्लानिंग करने में। लिखने से पहले, अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज कैसे लिखनी है।
दे स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ देयर टाइम थिंकिंग अबाउट देयर रीडर्स। अपना वो बहुत ज्यादा टाइम, अपना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम सोचने में लगा देते हैं कि हमारा रीडर, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे रीडर क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। दे एक्सप्लोर देयर सब्जेक्ट टॉपिक एज थॉरली एज पॉसिबल। वो अपना जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं या जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे भी जो भी लिखना चाहते हैं, उस पे पहले वो क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जितना हो सके उतना जानते हैं, जितना उनके लिए पॉसिबल है उतना जानते हैं, उसके बाद ही वो कुछ आगे बढ़ते हैं। दे कंसिडर देयर फर्स्ट ड्राफ्ट टू बी अ रफ वन। वो अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को अपना रफ की तरह काम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है हमारा रफ वर्क है। दे थॉरली revise their draft, sometimes completely rethinking and restructuring their first draft। वो अपने जो उन्होंने ड्राफ्ट लिखा हुआ होता है उसको रिवाइज करते हैं बहुत अच्छे से, उसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। और कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें दोबारा से सोचना पड़ता है और दोबारा से फर्स्ट ड्राफ्ट को भी दोबारा से लिखना पड़ता है, रीस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल राइटर्स फॉलो द सेम मेथड एंड अ पर्टिकुलर राइटर मे यूज डिफरेंट मेथड्स एट डिफरेंट टाइम्स। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई राइटर यही चीज फॉलो करता है, यही मेथड फॉलो करता है। हर राइटर का अलग अलग मेथड होता है अलग अलग टाइम पे जो वो यूज करता है। बट द मेथड सजेस्टेड हेयर हैव बीन जनरली ट्राइड एंड टेस्टेड बाय पीपल। लेकिन जो मेथड यहाँ पर सजेस्ट किया गया है ये बहुत लोगों के द्वारा ट्राई भी किया गया और लोगों ने इसे टेस्ट भी किया है कंप्लीटली करके। द स्टेप्स यू कैन फॉलो आर, जो स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं उनमें आता है प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर कंसिडरिंग योर रीडर। पहले हमें अपने रीडर को कंसिडर करना पड़ता है कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा रीडर क्या सोचेगा, क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा। थॉरोली इन्वेस्टिगेटिंग और सब्जेक्ट, फिर हमें अपने सब्जेक्ट और टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, जितना हम उसके बारे में जान सकते हैं, जितना उसमें से न्यू आइडियाज निकाल सकते हैं उतने हमें करने चाहिए। फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फिर फुल ड्राफ्ट लिखना कैसे है, फिर फुल ड्राफ्ट हम लिखते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना है उस हमारे ड्राफ्ट को। और अगर हमें उसमें कुछ कमी लगती है तो उसमें हमें उसको ऐड करना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर उसको रीऑर्गेनाइज करना है। अगर हमें उसे बिल्कुल ही सही नहीं लगता तो हमें दोबारा से उसे रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। It is not necessary to go through these stages in the sequence in which they are listed। ये necessary नहीं है कि हम इन stages पे sequence wise जाए, जैसे लिखी हुई है कि हमें पहले planning ही करनी है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इसमें लिस्ट किया गया है, when you write many things happen at the same time। जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसी टाइम पे होती हैं। as you plan you may find that you are thinking of facts and ideas that you may want to include in your draft। कुछ जैसे कि हम प्लान करते हैं उसमें कोई चीज हमने इंक्लूड नहीं करी है, और जब हम अपना लिख रहे हैं कुछ भी फैक्ट्स और आइडियाज, हमें तब कुछ दिमाग में आता है कि हमें ये चीज लिखनी चाहिए, तो फिर उस समय हमें अपने ड्राफ्ट में वो चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। एज यू ऑर्गेनाइज यू मे फाइंड दैट यू आर वंस अगेन एक्सप्लोरिंग योर टॉपिक। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने किसी भी राइटिंग को, तो हम ये देखते हैं कि हम दोबारा से उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। द स्टेप्स दैट वी हैव सजेस्टेड आर गाइडलाइंस। जो हमने स्टेप्स, जो ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने स्टेप सजेस्ट किए हैं वो एक गाइडलाइन है, कि मतलब आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस तरीके से करना होता है। नॉट रिजिड रूल्स, ये हमारे रिजिड रूल्स नहीं है। प्लीज फील फ्री टू अडेप्ट देम टू सूट योर सिचुएशन। तो हमें हमें उस तरीके से उन्हें अडेप्ट करना चाहिए जिस तरीके से हमें सूट करते हैं वो। मेथड्स ऑफ राइटिंग, अब हमारे अलग अलग मेथड्स है राइटिंग करने के। राइटिंग इज कॉमनली सीन एज अ 3-वे प्रोसेस। जो राइटिंग है वो हमारा 3-वे प्रोसेस है। सबसे पहले आता है प्री राइटिंग, देन आता है राइटिंग, फिर आता है री राइटिंग। पहले हम प्री राइटिंग करते हैं, मतलब पहले लिखने से पहले जो हम एक बार रफ काम करते हैं, फिर हम मेन राइटिंग करते हैं उसको, फिर दोबारा से री राइट करते हैं। इट में अपीयर दैट राइटिंग में सीम्स टू प्रोग्रेस इन अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप फैशन। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे राइटिंग है वो एक प्रोग्रेस है, पहले लीनियर फिर स्टेप बाय स्टेप फैशन की तरीके से। बट इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोग्रेसेस इन अ रिकर्सिव मैनर। लेकिन हमेशा ये एक रिकर्सिव मैनर में प्रोग्रेस करता है। दिस सिंपली मीन्स दैट राइटर्स रिटर्न ओवर एंड ओवर अगेन टू देयर आइडियाज। कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल वे में देखें तो जो राइटर है वो दोबारा दोबारा अपने आइडियाज पे आते रहते हैं, रिटर्न होते रहते हैं, क्लैरिफाइंग देम, उसको दोबारा से क्लैरिफाई करते हैं कि हमने सही लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। एक्सटेंडिंग देम, या तो उन्हें बड़ा कर देते हैं
और इम्प्रूविंग देंगे, या तो कुछ उनमें कमी लगती है तो उनको इम्प्रूव भी कर देते हैं। मोस्ट राइटर्स विल प्लान एंड देन रिवाइज देयर प्लान्स। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि प्लान करते हैं फिर रिवाइज करते हैं अपने प्लान्स को। राइट एंड रीराइट पार्ट्स और होल ऑफ देयर ड्राफ्ट्स। या तो वो कुछ पार्ट्स को दोबारा से लिखते हैं या तो पूरे ड्राफ्ट्स को दोबारा से लिखते हैं अंटिल लिटरली द लास्ट मोमेंट तक लिखते ही रहते हैं जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है। व्हेन दे नीड टू सबमिट और सेंड टू द रीडर कंसर्न। जब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें सेंड कर देना चाहिए या सबमिट कर देना चाहिए किसी भी रीडर को। When we write, it is a good idea to think about three key elements. जब भी हम लिखते हैं तो ये हमारा गुड आइडिया होता है कि हम थ्री की एलिमेंट्स के बारे में सोचें। सबसे फर्स्ट आता है पर्पस, क्या पर्पस है हमारा लिखने का। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, किस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं। फिर थर्ड आता है रीडर और ऑडियंस, और थर्ड आता है हमारा रीडर और ऑडियंस, कि हमारा रीडर और ऑडियंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे उसके लिए। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, हमें अपने आप से पूछना होता है व्हेन आई एम राइटिंग दिस पीस, सॉरी व्हाई आई एम राइटिंग दिस पीस, मैं ये पीस क्यों लिख रहा हूँ। whom am I writing for, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। when do I source the material for it, where do I source the material for it, मैं कहाँ से इसके लिए सोर्स लेके आऊंगा। अब हम आते हैं आइडेंटिफाइंग योर सब्जेक्ट। जब भी हम अपने जिस बारे में लिख रहे हैं उसका आइडेंटिफाई करते हैं। Many of the topics you write about as a student will probably be assigned to you by your teachers. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हम तब लिखते हैं जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की तरीके से लिखते हैं जो हमारे टीचर के द्वारा हमें असाइन किए गए थे टॉपिक। Of course, some of you may want to write papers for a seminar. कुछ हाँ, हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो हमें हमें अपने पेपर्स भी लिखने पड़ते हैं सेमिनार में। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई यू आर राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्यों लिख रहे हैं एंड हु यू आर राइटिंग इट फॉर, और किसके लिए लिख रहे हैं। डज द सिचुएशन डिमांड इट, और इज इट something that your teacher has asked you to write, or is it something you have to deep desire to write on। अगर हम सिचुएशन डिमांड करें, कोई सिचुएशन इसके लिए रखे, तो क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन हम चूज करेंगे कि हमें टीचर ने कहा है उस चीज के बारे में लिखने के लिए, या हम चाहते हैं, हमारा डिजायर है कि हम उस चीज के बारे में लिखें। यू ऑल्सो नीड टू नो हु योर रीडर्स and who your readers are and whether they are likely to be familiar about the contents of what you are writing। हमें इस चीज की जानना जरूरी होता है कि हमारे जो रीडर हैं वो कौन है, और उन्हें ये चीज हमारे लिखा हुआ समझ में आएगा नहीं आएगा, हमारी चीज से समझेंगे नहीं समझेंगे, और इज द सब्जेक्ट टोटली न्यू फॉर देम, या उनके लिए ये जो सब्जेक्ट होगा बिल्कुल न्यू होगा। ये सब हमें सोचना पड़ता है। योर एक्सप्लेनेशन विल बी मच लेस इफ द रीडर्स आर फैमिलियर विद द टॉपिक। हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत कम होती है अगर रीडर्स है उस टॉपिक के बारे में फेमिलियर होते हैं, तो पहले से जानते हैं तो। However, if you are writing an assignment or a term paper, even though your teacher may be familiar with the contents, you must write all that is appropriate on the topic। जैसे कि अगर हम कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं या कुछ टर्म पेपर लिख रहे हैं, तो जो हमारी टीचर होती है वो भी फेमिलियर होते हैं कंटेंट्स के जो भी हम लिखते हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं। knowing why you are writing will help you formulate a goal। अगर हम ये जानते हैं हम क्यों लिख रहे हैं तो ये हमारा गोल फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगा, हमारा गोल बनाने में हेल्प करेगा। डू रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। हमें पहले अपने मटेरियल के बारे में रिसर्च करनी, सॉरी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, और फिर ऑर्गेनाइज करना चाहिए मटेरियल जो भी हमें उस चीज के लिए चाहिए होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड स्टेट योर पर्पस क्लियरली। हमें अपना आइडेंटिफाई करना पड़ता है अच्छे से, और अपना पर्पस को स्टेट करना पड़ता है क्लियरली कि हाँ क्या चीज है इसके बारे में। विल योर रीडर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। हमें पहले से ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो हमारे रीडर है वो इस चीज को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे जो भी हम लिख रहे हैं। कैन यू गैदर द इंफॉर्मेशन दैट इज मोस्ट रेलिवेंट टू योर रीडर्स एंड योर गोल। क्या हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर या कलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे रीडर्स के लिए और हमारे गोल के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, जरूरी है। अदरवाइज यू लाइकली टू कलेक्ट एनी एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। वरना हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है जो भी अवेलेबल होती है वो। अब हमारा आता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। एज अ स्टूडेंट यू मे हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। अगर हम स्टूडेंट है तो हमें स्टूडेंट के तौर पे एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है। यू मस्ट मेक श्योर दैट बिफोर यू राइट इट यू हैव ऑल योर मैटर इन वन प्लेस। हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जब हम लिख रहे हैं उससे पहले हमारा जो सारा मैटर है जो हमें लिखना है वो एक जगह पर हो,
While researching, read quickly through your material and use highlighters to indicate the material that you think you can use in your writing. जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो फटाफट हमें रीड करना चाहिए अपने मटेरियल के बारे में, और हमें हाइलाइटर यूज करना चाहिए उस मटेरियल को इंडिकेट करने के लिए जो हमें लगता है कि हम यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में. यू कुड यूज वन कलर हाइलाइटर फॉर आइडियाज. हम एक कलर का हाइलाइटर यूज कर सकते हैं अपने आइडियाज के लिए, दूसरा अपने एविडेंस के लिए, और दूसरा अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए. मतलब हम 3 हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं. हेम्प, लियोन्स एंड हर्शली 2006, ये हमारा 2006 में लिया गया था हर्शली, हेम्प, लियोन्स और हर्शली से. यू कुड ऑल्सो मेक नोट्स एज यू गो लॉन्ग. अगर हम नोट्स भी बना सकते हैं अगर हम ज्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं तो उसमें, या ज्यादा हमें लिखना है तो. कीपिंग नोट्स विल इनेबल यू टू बी स्पेसिफिक एंड कीप ट्रैक ऑफ एंड मैनिपुलेट व्हाट यू हैव रीड. जो नोट्स अगर हम बनाते हैं तो वो हमें एक स्पेसिफिक ट्रैक पे और एक मैनिपुलेट ट्रैक पे हमें लेके रखता है. हमें कहीं आगे या पीछे नहीं जाना, मतलब कम या ज्यादा लिखने में वो नहीं करता. व्हाट यू हैव रीड, जो भी हमने पढ़ा है उसके ट्रैक में रखता है. इट इज अ गुड आइडिया टू कंसंट्रेट ऑन प्योरली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. ये बहुत अच्छा आइडिया है हमारा कंसंट्रेट करने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में. वेट अंटिल लेटर टू डिसाइड वेदर द इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट. पहले हमें जो चीज लगती है कि हमारे काम की है तो उसे हमें पहले लिख लेना चाहिए या हाईलाइटर से कर लेना चाहिए. और जब हम लिखते हैं तब हमें देखना चाहिए कि हमें इनमें से क्या चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लिखनी, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी, तो वही चीज हमें लिखनी चाहिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑल्सो अनदर वेल नोन एंड प्रोडक्टिव मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज. जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो एक दूसरा जाना माना प्रोडक्टिव मेथड है किसी भी आइडियाज को जनरेट करने के लिए, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से. अगेन, नॉट ऑल द आइडियाज विल बी ऑफ इक्वल क्वालिटी और यूजफुलनेस. जो हमारा आइडियाज है वो एक दूसरे से इक्वल, या उनकी जो क्वालिटी है वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, वो इक्वल नहीं होंगे. बट यू कैन इवेल्युएट दैट लेटर. लेकिन वो चीज हमें इवेल्युएट बाद में कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग नीड नॉट ऑलवेज बी विद अदर्स. इट कैन ऑल्सो बी एन एक्टिविटी विच यू परफॉर्म बाय योरसेल्फ. ये हमेशा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये दूसरों के साथ नहीं चलती, ये हमेशा एक एक्टिविटी होती है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं. वर्किंग बाय योरसेल्फ इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग इन अ ग्रुप. अपने आप से काम करना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप में काम करना. You will need to motivate yourself to generate the same energy that usually accompanies a group activity. हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो कि ग्रुप एक्टिविटी के लिए चाहिए. यू कैन डू दिस बेस्ट बाय रिव्यूइंग योर मटेरियल्स. हम ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने मटेरियल्स को रिव्यू करने के साथ. एंड नोट्स बिफोर यू बिगिन ब्रेनस्टॉर्मिंग. और अपने नोट्स जो है हम उसके गो थ्रू कर सकते हैं. इन फैक्ट दिस सेशन कैन बी टर्म्ड एज अ प्लानिंग. इस सेशन को हम एक प्लानिंग सेशन की तरीके से टर्म करेंगे. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ आइडियाज. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन आइडियाज का एक ट्रैक करके रखें, और इंफॉर्मेशन दैट यू जनरेट बाय मेकिंग अ लिस्ट. जो कि हम, और वो आइडिया जो जो वो इंफॉर्मेशन जो कि हमने जनरेट करी है एक लिस्ट बना के. यू मे स्पीक इन टू अ रिकॉर्डर. हम एक रिकॉर्डर में स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं. देर इज नो नीड टू राइट एंड स्पीक इन कंप्लीट एंड कनेक्टेड सेंटेंस. ये जरूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट सेंटेंस या कनेक्टेड सेंटेंस ही लिखना है या बोलना है. योर गोल इज टू जनरेट एज मेनी आइडियाज एज यू कैन थ्रू रैपिड थिंकिंग एंड फ्री एसोसिएशन. हमारा मेन गोल क्या है कि हमें अलग अलग आइडियाज जल्दी जल्दी थिंक करने और बताने हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस बोले. एंड यू कैन इवेल्युएट द आइडियाज एट अ लेटर स्टेज. और फिर हम इन आइडियाज को दोबारा से इवेल्युएट कर सकते हैं बाद आगे की स्टेज में जाके. Another technique that you can use to help you recall ideas, information and arguments is to build an issue tree or a mind map. जो दूसरी टेक्निक है जो हमें हेल्प करेगी अपने आइडियाज को रिकॉल करने या इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में, वो है इशू ट्री या माइंड मैप बनाना. ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड नोट टेकिंग इज अ वर्बल टेक्निक. जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग है और जो नोट टेकिंग है वो एक हमारे वर्बल टेक्निक है. दैट रिक्वायर्स यू टू रिकॉर्ड योर आइडियाज इन वर्ड्स. जो हमें रिक्वायर है जिसमें हमें कि हमें रिकॉर्ड अपने आइडियाज करने पड़ते हैं वर्ड टू वर्ड. इशू ट्रीज एंड माइंड मैप्स हाउएवर आर प्राइमरी विजुअल. जो इशू ट्री है, जो माइंड मैप्स है वो हमारे एक प्राइमरी विजुअल है.
दैट इज एज यू थिंक ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन यू कंस्ट्रक्ट द विजुअल डिस्प्ले। जैसे कि हम सोचते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी आइडियाज सोचते हैं तो हम एक विजुअल डिस्प्ले बना लेते हैं, अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। दैट अरेंजेस योर इन्फॉर्मेशन इन अ हिरार्किकल स्ट्रक्चर। जो हमारे आइडियाज हैं और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है एक अरेंज कर देता है एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर। इन दिस वे यू कैन सी ईच आइडियाज रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से हम जो हमारा हर एक आइडिया उसका एक हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर आइडियाज, और उसकी रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि दूसरे आइडियाज के साथ कैसी है। जैसे कि इशू ट्री बना रखा है कि हमारा एनुअल कॉलेज डे है, तो पहले ये कहाँ होगा, व्हेन एंड वेयर, कहाँ पर होगा, कब होगा और कहाँ होगा। फिर कब और कहाँ के अंदर आ जाता है हमारा लोकेशन क्या होगी, उसका डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा। फिर टाइम के अंदर हमारा बिगिन कब होगा, मतलब स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। फिर सेकेंड हमारा आता है व्हाट, किस क्या है ये, तो उसके अंदर आ जाता है प्रोग्राम है, और क्या है हमारा ईटेबल्स है। फिर प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट कौन होगा या एंटरटेनमेंट क्या होगा। फिर चीफ गेस्ट के अंदर उसकी स्पीच होगी, एंटरटेनमेंट के अंदर परफॉर्मेंसेस होगा, और इस टेबल्स ई टेबल्स के अंदर क्या मेन्यू होगा। ये सब हम सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग में, तो ये एक हमारा ये इशू ट्री हो जाता है।